हाय डियर स्टूडेंट, मैं विनोद कुमार। आज आपको जीव विज्ञान बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इसमें अध्याय 5 कक्षा 9 का अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो का हर कोई जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। और मैं बायो का भी पूरा सोल्यूशन क्रमबद्ध तरीके से आपको देने वाला हूँ। तो जीवन की मौलिक इकाई, इससे पता चलता है कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है। तो कोशिका जो सेल होती है उसको जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। तो इसके लिए हम लेते हैं कोशिका क्या है। तो कोशिका यानी कि इसको सेल कहते हैं इंग्लिश में। कोशिका को इंग्लिश में सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला सेलुला शब्द से हुई, जिसका अर्थ है एक छोटी कोठरी। सेलुला यानी कि सेल है वो लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुआ, इसका अर्थ है छोटी कोठरी। इसकी खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की। इसने छोटे छोटे कोष्ठ देखे जो मधुमक्खी के छत्ते के समान कार्क में, यानी कि पेड़ की जो छाल होती है उसमें कार्क में छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं देखी, जिनको इन्होंने एक छोटी कोठरी नाम दिया। उन्होंने अपनी स्वनिर्मित अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की खोज की। तो इसमें कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रयोग अगर हम देखें, प्याज की झिल्ली से कोशिका का सिद्धांत। प्याज है, प्याज को काट के अगर हम उसके अंदर की झिल्ली निकालें, उसे हम सूक्ष्मदर्शी पर रखें तो उससे हमें बहुत सारी संरचनाएं दिखती हैं जो इस प्रकार से होती हैं। जैसे प्याज की संरचना उसमें देखेंगे आप, इस तरह से इसमें बीच में ये सेल होती हैं और सेल में ही छोटे छोटे केंद्रक होते हैं। जैसे ये कोशिका दी है, इस तरह कोशिका ये होती है, इसके बीच में केंद्रक होता है, इसमें जीवद्रव होता है, केंद्रक द्रव। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कोशिकाएं हैं इस तरह की संरचनाएं होती हैं। प्याज की अस्थायी स्लाइड जिसको आप देखते हैं, कोशिकाओं की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें जीव होते हैं एक कोशिकीय जीव, जिनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वे जीव जो एक कोशिका के बने होते हैं एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होती है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास तथा बैक्टीरिया आदि एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। कोशिका को अगर संरचना की दृष्टि से आप देखें तो आपको एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। जैसे हम जिस मकान में रहते हैं उस मकान में सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट। एक ईंट होती है और कई ईंटें मिलकर एक दीवार बनती है, कई दीवारों से एक कमरा बनता है और कई कमरों को अगर मिलाया जाए तो एक मकान बनता है और कई मकानों से एक प्रकार से, यानी कई कमरों से एक बिल्डिंग का निर्माण होता है। अर्थात इसी तरह से हम देखें कि सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कई कोशिकाएं, दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिला के ऊतक होती हैं। ऊतक की परिभाषा होती है कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जैसे इससे और ऊतकों से अंग बनते हैं। जैसे आंख हमारा एक अंग है, अंगों से अंग तंत्र बनते हैं, फिर शरीर बनता है और शरीर से जीव बनता है, जैसे कि मानव जीव बना है। इसके बाद बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वे जीव जो अनेकों कोशिकाओं के बने होते हैं बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। यानी बहुत सी कोशिकाओं से बने वाले जीव बहुकोशिकीय, जैसे कवक, पादप, जंतु आदि। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी क्या है? इसको ये आता है क्वेश्चन, सेल थ्योरी किसने दी? तो मैथियस स्लीडन 1838 और थियोडर स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अर्थात कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन मैथियस स्लीडन और थियोडर स्वान ने किया। इनकी विशेषताएं हैं, कोशिका जीवों की क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई है, ये उपापचय क्रियाओं की इकाई है, ये अनुवांशिक की भी इकाई है, ये पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। बिरचो ने 1855 में इस कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। इसके बाद है कोशिकांग। कोशिकांग क्या? कोशिका के जो अंग होते हैं उन्हें कोशिकांग यानी ऑर्गेनेल कहते हैं। कोशिका के अंदर कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में ये 3 गुण दिखाई देते हैं। एक प्लाज्मा झिल्ली, नंबर 2 केंद्रक और नंबर 3 कोशिका द्रव्य। तो पहला नंबर हम प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली के बारे में बताएं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों की अंदर, यानी कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, यानी कुछ को अंदर आने देती है और कुछ को बाहर जाने देती है, तथा अन्य पदार्थों को आने जाने से रोकती भी है।
इसलिए प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। चयन का मतलब जैसे आपने देखा कि हम अपने स्कूल के या किसी घर के बाहर किसी एक कर्मचारी को बैठा लें तो वो क्या है, कुछ लोगों को तो अंदर आने देगा और कुछ को बाहर जाने देगा। तो इसी तरह से ये जो प्लाज्मा झिल्ली है इसको हम वर्णात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं, क्योंकि ये चयन का काम करती है। नेक्स्ट है प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली के कार्य, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मैंने इंग्लिश भी लिखी है ताकि आपको ये इंग्लिश में भी समझ में आ जाए। इसमें क्या है, कार्य क्या है। नंबर 1, यह कोशिका के बाहर रक्षात्मक आवरण बनाती है, माने प्रोटेक्शन का कार्य करती है। ये कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करती है और यह कोशिका द्रव्य एवं उसके घटकों को पर्यावरण से अलग करती है। और नंबर 4, ये कोशिका के अंदर अथवा आने अथवा बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण एवं संचालन करती है। इसके बाद में है विसरण। जो विसरण है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि विसरण क्या, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। और क्वेश्चन आता है विसरण और परासरण क्या है। तो किसी पदार्थ के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। उदाहरण में जैसे पौधों की जड़ों द्वारा लवणों का अवशोषण, कि जो पौधे की जड़ें हैं वो खनिज लवणों को अपने अंदर ले लेती हैं, वो विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। पौधों में रंध्रों द्वारा जलवाष्प या ऑक्सीजन या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण होना, ये होता है। ये जो विसरण की क्रिया होती है ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में होती है, लेकिन अर्धपारगम झिल्ली से ये पार नहीं होती है। अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग नहीं होता। अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर जाती है। घनत्व का मतलब मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स की बात होती है। जिसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा अधिक पास पास होंगे उसमें घनत्व ज्यादा होगा, जिसके दूर दूर होंगे उसमें घनत्व कम होगा। उसके बाद में है परासरण, जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो परासरण में अगर हम देखें कि जल के अणु वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना परासरण कहलाता है। इसमें था कि जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, इसमें भी बात वही है, लेकिन इसमें वर्णात्मक पारगम झिल्ली की जरूरत होती है। जैसे मूलरोम मृदा कणों से परासरण क्रिया द्वारा जल को अवशोषित करते हैं। जल यानी पौधे जो है मूलरोमों द्वारा अपने अंदर लेते हैं, इस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। यह क्रिया कोशिका को यांत्रिक बल प्रदान करती है। केवल आगे इसमें दिया है, केवल द्रवों में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। इसमें जल कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर होता है। इसी के लिए मैंने आपको गृह कार्य दिया होमवर्क कि विसरण एवं परासरण में अंतर, ये आपको स्वयं करना है। इसके बाद में कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति, इसको सेल वॉल कहते हैं। पादप, ये केवल पादप कोशिका में मिलती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। तो ये पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, माने कठोरता या आकार प्रदान करता है। आगे है द्रव कुंचन। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थों संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवद्रव का कुंचन कहते हैं। नोट आपको याद होना चाहिए कि परासरण की क्रिया केवल जीवित पादपों में ही होती है, मृत में नहीं होती है। इसमें आप देखिए सेकेंड जो टॉपिक है वो केंद्रक, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। अभी मैंने बताया था कि सेल जो कोशिका है उसके अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसका मैं संरचना पूरा चित्र भी मैंने बनाया, आप देखिए चित्र, देखिए ये पूरा इस तरह से। पहले चित्र समझिए। इसमें एक बाहर केंद्रक आवरण होता है जिसमें बीच में जगह जगह होती है ये खाली जगह, जिनमें केंद्रक छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रक छिद्र होते हैं। और केंद्रक के अंदर एक द्रव्य होता है इस तरह से, जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और इसमें टेढ़े बेढ़े कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्रोमेटिन धागे होते हैं, और ये DNA के बने होते हैं। इसमें एक केंद्रिका भी एक छोटी सी संरचना होती है। अब आप देखिए इसकी संरचना मैंने यहाँ पे पूरा वर्णन भी किया है। केंद्रक सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसी कारण इसे कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में की। सामान्यतः कोशिका में एक केंद्रक होता है। कुछ कोशिकाएं जैसे RBC में केंद्रक नहीं होता है, इन्हें केंद्रक की नहीं होता है, इन्हें एन्यूक्लिएटेड
कहते हैं। बहुकेंद्रीय कोशिकाओं को सिनोसाइट्स यानी सिनोसाइट है इंग्लिश में भी है कहते हैं। आगे इसमें केंद्रक की संरचना दी है, जैसे कि मैंने पीछे बताया था। केंद्रक में 4 भाग होते हैं। केंद्रक आवरण जिसको न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं, दूसरा केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, केंद्रक जालिका न्यूक्लियो रेक्टिकुलम बोलते हैं, और केंद्रिका। इसमें जो आप केंद्रिका जो होती है ये आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें दोनों को मिला के इन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। और जो क्रोमेटिन धागे होते हैं केंद्रक जालिका या इसी को क्रोमेटिन धागे कहते हैं, ये डीएनए आरएनए और डीएनए गुणसूत्रों, डीएनए के जो है गुणसूत्र में डीएनए होता है, ऐसे आरएनए केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट है केंद्रक के कार्य, न्यूक्लियस वर्क। ये कोशिकाओं की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है अर्थात कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। अनुवांशिक, इसमें अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें कोशिका विभाजन की क्रिया भी होती है जो कोशिका और शारीरिक वृद्धि में सहायक होते हैं। इसमें मैंने बताया था कि कोशिका के अंदर एक द्रव होता है जैसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म, तीसरा नंबर है, ये होता है कोशिका के अंदर। जीव द्रव का वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पाया जाता है। कोशिका द्रव एवं केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। ये पादप कोशिका में रिक्तका के चारों ओर एक निश्चित क्रम में बहता है। कोशिका द्रव के अंदर कई अंग पाए जाते हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। कोशिका द्रव्य में कई कोशिकांग पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। अब इसमें जो आगे की जो संरचना है वो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे कि अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम और आपका माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इनको मैं आगे आपको कराऊंगा। और अब लास्ट में आप आज का गृह कार्य नोट कीजिए, जिसमें मैंने बताया कि विषण पराशरण में अंतर करना है। केंद्रक की संरचना पूरी आपको लिखना है और जो इनको पढ़ना है, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, आपको एनसीईआरटी बुक है उसमें पढ़ना है। मैं इसका वर्णन